हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। संविधान के मास्टर वीडियो का ये पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 मैंने आपको कराया था, 1 से लेकर 100 MCQ कराया था। इस वीडियो में भी मैं आपको 100 MCQ करा रहा हूँ। टोटल 200 MCQ मैंने बोला था आपको कराने के लिए। MCQ के साथ पूरे विस्तार से मैंने सोल्यूशन कराया है आपको, तो वो भी ध्यान से देखिएगा। हर चैप्टर वाइज बताया है, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है तो ध्यान से देखिएगा। और ये वीडियो जो है और कल वाला वीडियो, दोनों वीडियो मिलाकर अगर आप देख लेते हैं तो समझिए कि संविधान से कहीं भी क्वेश्चन आपको देता है, कोई भी परीक्षा में आप आराम से कर लीजिएगा। तो आगामी बिहार के सभी एग्जाम के लिए, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हुआ, फॉरेस्टर हुआ, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, तो इसे जरूर देखिएगा। ये सेकेंड पार्ट का वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसे ध्यान से आपको देखना है और सभी क्वेश्चन को थ्योरी के साथ सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहला है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो जो भारत का सर्वोच्च कानून है ये किसे माना जाता है, तो ये भारत के संविधान को माना जाता है। तो पहले के आंसर हो जाएगा ए। भारत के संविधान विश्व के सबसे बड़ा संविधान है और विश्व में सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो संयुक्त राज्य अमेरिका का था। और सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान की बात किया जाए तो ये भारत के संविधान है। भारत का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये भी याद रखिएगा। भारत का लिखित संविधान है जिसमें जब लिखा गया था उस समय 395 अनुच्छेद के साथ 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी इसमें बदलाव हो गया है। क्या बदलाव हुआ है आगे के प्रश्न में हम लोग देखेंगे। तो ये हो जाएगा पहले के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है। तो ये कौन सी अनुसूची है। अभी देखिए, शुरुआत में भारत में जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय सिर्फ 8 ही अनुसूचियां थी। 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं अनुसूची जो है ये बाद में जोड़ा गया, समय समय पर इंक्लूड किया गया जब जरूरत पड़ा। तो तभी भारत के संविधान में 12 अनुसूची है। और पहला अनुसूची देखिएगा तो इसमें भारत के राज्य और संघ क्षेत्रों के बारे में जानकारी दिया गया है। तो दूसरे के आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, भारत के जो 12वां अनुसूची है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको जानकारी जल्दी से दे देता हूँ। तो भारत की पहली जो अनुसूची की विशेषता है उसमें संघ और राज्यों का उल्लेख है। एक बात ध्यान में रखिएगा। भारत की दूसरी अनुसूची में क्या क्या दिया हुआ है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के वेतन जो दिए जाते हैं सदस्यों को, इनके बारे में दिया गया है। तीसरी में क्या दिया गया है कि तीसरा अनुसूची में की विशेषता यह है कि व्यवस्थापिका के सदस्य जैसे कौन कौन हो जाते हैं, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, इसमें शपथ इनको लिए जाने की जो प्रतिज्ञा का प्रारूप होगा शपथ का, वो उस बारे में आपको तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। चौथी अनुसूची में क्या दिया है, चौथी अनुसूची की क्या विशेषता है, तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो आवंटन है राज्यसभा में, जैसे बिहार का राज्यसभा में 16 सीट है, वैसे लोकसभा में आपको बिहार का 40 सीट है, वैसे राज्यसभा का ये जो आवंटन बता रहा है राज्य और केंद्र शासित राज्यों का, ये दिया हुआ है आपको चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है, तो ये अनुसूचित जाति क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से है। ठीक, तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है पांचवी अनुसूची। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ट्रिक लगा लीजिएगा, इसकी से आप याद कर लीजिएगा। छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में जो जो राज्य दिया है उसे एकमात्र आप आराम से याद कर सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, तो AMTM मिस के एटीएम में आप अगर याद कीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। छठी अनुसूची का राज्य क्या है, तो एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं ना आप। ठीक, तो ए से आपको असम, टी से त्रिपुरा हो जाएगा, एम से मेघालय हो जाएगा और एम से एक हो जाएगा आपको मिजोरम एटीएम में। इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, मैंने ट्रिक बनाया है, बाकी आपको जैसे याद करना है याद कीजिएगा। सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में दिया हुआ है राज्य, संघ और समवर्ती सूची के विषय। अलग अलग संघ के लिए कौन से विषय जो आपको केंद्र कानून बना सकता है, राज्य के लिए कौन से होगा जो राज्य विधानसभा या विधानमंडल कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची में आपको दोनों कानून बना सकते हैं। आठवीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है यह दिया है, इसमें इंग्लिश नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें 22 भाषाओं में क्या इंग्लिश भी है, नहीं, इंग्लिश नहीं है। नवीं अनुसूची में क्या है, नवीं अनुसूची बाद में जोड़ा गया था, आपको भूमि सुधार संबंधी अधिनियम के लिए आपको पहली संविधान संशोधन किया गया था उसी समय। 10वीं अनुसूची की विशेषता क्या है, इसमें दल बदल निरोध उपबंध किया गया है। दल बदल जो कि आपको 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था, 52वां, याद रखिएगा। दल बदलू जो व्यवस्था था उसको खत्म करने के लिए 10वीं अनुसूची में। फिर 11वीं अनुसूची आपका निकल कर आता है, इसकी क्या विशेषता है, तो इसमें पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था जो है जिसे आपको 73वां संविधान संशोधन कर आपको संवैधानिक दर्जा दिया गया वो है। और 12वीं अनुसूची में आपको जिसे 74वां संविधान संशोधन कर
दर्जा दिया गया नगर पालिका शासन उसन का, वो है। ठीक, तो ये आपको 11वीं 12वीं में है। तो ऐसे जो 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। संविधान सभा जो था, ठीक, जो कि भारतीय के संविधान बनाने का काम इनको सौंपा गया था, तो ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने सब पड़ा हुआ है ऑप्शन। तो ये बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। आपको ए हो जाएगा मीन्स की 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947। एक बात ध्यान में रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह से क्वेश्चन बनता है मुख्य परीक्षा में भी, आप देखिए लगातार क्वेश्चन बन रहा है। तो ये देखिए यहां से आपको क्या करना है, याद कर लेना है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। ठीक, तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है इसके बारे में देखिए, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ जो है सिंह के, जो कि 4 सिंह उसमें है लेकिन 3 ही सिंह दिखाई देते हैं, शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद, जो मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि देवनागरी लिपि में है। हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ये जो सत्यमेव जयते है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो हर एक पॉइंट को मैं आपको कराते चल रहा हूं, जो कि क्वेश्चन कहीं से बने तो आराम से कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज जो है ये 3 पट्टियों वाला तिरंगा है, हम लोग 3 पट्टी का होता है तिरंगा इसे बोलते हैं, जिसमें गहरा केसरिया ऊपर होता है, सफेद बीच में होता है और गहरा हरा रंग जो होता है ये नीचे होता है। और जो सफेद बीच में होता है उसमें एक आपको क्या होता है, चक्र होता है। तो सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का, किस रंग का, नीले रंग का रंग भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है। अच्छा, इसे सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है तिरंगा का, तो 3:2 है। ठीक, अगर यही पूछ देता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो सीधे उल्टा कर दीजिएगा, 2:3 कर दीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को जो राष्ट्र ध्वज का प्रारूप है 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था, ये भी याद रखिएगा। प्रसिद्ध झंडा गीत जो हम लोग गाते हैं अभी भी आपको याद होना चाहिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने किया था, ये याद रखिएगा, श्यामलाल प्रसाद गुप्त। राष्ट्रगान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रगान जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन हिंदी के संस्करण के संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया था। तो भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। इसका गायन का सदस्य 22 सेकंड का होता है, पूर्ण अगर कीजिएगा तो। और जैसे संक्षिप्त में गाते हैं, जैसे आप देखिएगा कहीं बाहर जाते हैं प्रधानमंत्री या कोई, तो संक्षिप्त में बैंड बाजा के साथ ये सब होता है, तो 20 सेकंड लगता है। इसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति गाई जाती है, जो कि आपको संक्षिप्त में जो होता है। यह सर्वप्रथम आपको जो गाया गया था ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में। ये याद रखिएगा 1911 में ये गाया था सबसे पहले जो राष्ट्रगान है, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन याद रखिएगा, वो अधिवेशन पक्का क्वेश्चन पूछता है। और इसकी जो अध्यक्षता उस समय किए थे पंडित विशन नारायण दत्त ने किया था। ठीक, में गाया गया था। इसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में इसे तत्वबोधनी भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। 1912 में इनका तत्वबोधनी भाग्य विधाता शीर्षक से। ठीक, और 1919 में इसे क्या कहा जाता था, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, यह भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत के बारे में देख लेते हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896, याद रखिएगा, ये सब याद रखिए, डेट जो दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, ये भी अधिवेशन का हुआ था, कलकत्ता वाला ही अधिवेशन हुआ था इसमें भी। ठीक, अध्यक्ष हुए थे इसमें रहमतुल्लाह सयानी। ठीक, में गाया गया था। इस गीत को गाने के समय 1 मिनट और 5 सेकंड का होता है। यह गीत 1 मिनट 5 सेकंड को किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, वो अपने मन से राष्ट्रगीत गा सकता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में दे देता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश में, ये ग्रेगोरियन इंग्लिश है आपको, देश भर में के लिए शक संवत पर आधारित हमारा हिंदी जो कैलेंडर है भारत का, वो आधारित कौन से है, तो शक संवत पर आधारित है। पंचांग का सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कौन से, तो 22 मार्च 1957 को, ये याद रखिएगा। इसका पहला महीना आपको क्या होता है, चैत्र होता है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय पुष्प देख लिए, राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है ये कमल है, जिसको हम लोग नेलेम्बो न्यूसिफेरा गार्डन, इसका वैज्ञानिक नाम है, नेलेम्बो न्यूसिफेरा गार्डन इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी जो है ये मयूर है, जिसे हम लोग मोर बोलते हैं, मयूर। ठीक, इसका आपको राष्ट्रीय आपको पूछ देता है, वैज्ञानिक नाम पूछ देता है, तो पाओ क्रिस्टेटस है, ये इसका नाम है। राष्ट्रीय पशु जो है भारत का ये है आपको बाघ है, बाघ जो है, और बाघ का संरक्षण के लिए शुरुआत किया गया था 1973 में। ठीक, ये याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टिग्रिस लिनियास इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। राष्ट्रीय फल जो है ये हमारा आम है, जो कि मैंगिफेरा इंडिका इसका नाम है। ठीक, ये याद रखिएगा, मैंगिफेरा इंडिका, ये सब वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम भी आपको याद करते चलना है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये आपको बरगद है, जो कि फाइकस
बोधोलोसिस इसका नाम है, बुंदालोसिस इसका नाम है, बुंदोलोसिस। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद याद रखिएगा, जो जाटा वाला नीचे की तरफ गिरा रहता है ना, वो बरगद के पेड़ में ही। राष्ट्रीय नदी जो है ये 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव में कौन सा हो जाएगा, तो आपको गंगा की डॉल्फिन, जो कि प्लाटोनिस्टा गैंगेटिक जोन में ज्यादा पाया जाता है। ये 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा गया है, तो ये हाथी, आपको एलिफेंट्स इंडिका, जो भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो ये सब आपको याद करते चलना है। देखिए, आपको क्वेश्चन भी होगा इसमें मैं थ्योरी भी आपको करा रहा हूं, जो भी बन सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको फास्ट कर लेना है वीडियो, अगर लग रहा है स्लो तो, और अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो इसे स्लो वीडियो कर लीजिएगा। ठीक, तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे इसे देखना चाहते हैं। भारत के संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, देखिए तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये पूछा है तो 3:2 होता है, और यहीं अगर चौड़ाई लंबाई का पूछे तो 2:3 होगा। तो जो भी क्वेश्चन बनता है हम यहाँ से करा देते हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो यहीं आपको रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को ही सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 में, इनके गीतांजलि पुस्तक के लिए, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है, राष्ट्रीय गीत के रचनाकार है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते, भारत के संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जो आपातकालीन प्रावधान है ये संविधान है जो जर्मनी के देश से लिया गया है। आपातकाल का जो उल्लेख है आपको आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 356 में, आर्टिकल 360 में, ये 3 प्रकार का आपात है इसमें। तो 6 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये देखिए, भारत के विदेशी स्रोत में आपको क्या क्या लिया गया है, भारत के जो विदेशी स्रोत दे सकता है तो उसमें कौन कौन देश से क्या क्या प्रावधान लिया गया है, ये झट से मैं आपको करा देता हूं कुछ सेकंड में, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से थ्योरी भी आप करते चलिए, एक तरफ से ये रिवीजन है आपका क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी। ठीक, यहाँ पर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे पहले यूएसए के संविधान से देख लेते हैं हम लोग क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में है, ये लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। ठीक, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, ये याद रखिएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहीं से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग कैसे लगाया जाए, ये जो प्रावधान है यहीं पर से लिया गया है आपको। अमेरिका के उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय, यहाँ देखिए उपराष्ट्रपति का प्रावधान यहीं से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है ये भी यहीं से लिया गया है। और वित्तीय आपात के जो प्रावधान है जो कि आर्टिकल 360 में है, ये भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से। ठीक, तो ब्रिटेन के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, जो कि भारत की शासन प्रणाली है। ठीक, एकल नागरिकता यहाँ से लिया गया है, भारत में एकल नागरिकता है। ठीक, विधि निर्माण की प्रक्रिया, कैसे विधि निर्माण किया जाता है, पहले लोकसभा, राज्यसभा, फिर आपको राष्ट्रपति का साइन होता है, ये सब आपको यहीं से लिया गया है। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, जिसे हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं, जो संविधान के भाग 4 में है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, जो निर्वाचक मंडल कौन होते हैं राष्ट्रपति में, जैसे कि राज्य की विधानसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। और दिल्ली पांडुचेरी में भी विधानसभा है, तो वहाँ के भी सदस्य भाग लेते हैं। ये आपको राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल व्यवस्था है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को मनोनयन किया जाता है राष्ट्रसभा में। ये किसको, तो साहित्य के क्षेत्र में, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में। ये भी कहाँ से ये प्रावधान लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान के प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, जो प्रस्तावना में हमारा भाषा है वो जो है वो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है, आपको 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो कि आपको यहाँ पर जो समवर्ती सूची का प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य के बीच संबंध जो है ये भी, तथा शक्तियों के विभाजन जो है, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है। ठीक, 3 आपको विभाजन है ना, संघ पर संघ वाला विभाजन, राज्य राज्य वाला, समवर्ती पर इस 3 विभाजन है। संसदीय विशेषाधिकार जो मिलता है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 5वां में जर्मनी के संविधान के आपातकालीन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। ठीक, तो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्ति मिल जाती है आपातकाल के प्रवर्तन, ये जर्मनी। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो संघात्मक विशेषता भी जो है, ये जो हमारा संघ वाला विशेषता है जिसमें संघ मजबूती प्रदान किया गया है स्टेट के मुकाबले, ये कनाडा वाला ही मॉडल पर लिया गया है। अशिष्ट शक्तियां जो आपको, जैसे आपको संघ वाला इसकी संघ आपको जो सूची है, आपको राज्य सूची और समवर्ती सूची है, तीनों सूची के बावजूद भी कुछ जो आपको विषय बच जाते हैं वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाते हैं, अवशिष्ट विषय कहलाते हैं, वो आपको संसद को दे दिया गया है। ये भी प्रावधान आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र के पास ये है जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, इसकी संसद। राज्यपाल की नियुक्ति के विषय की प्रक्रिया जो है, जो कि आपको ये भी लिया गया है कनाडा के संविधान से, जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है ये भी लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 368 में है ये लिया गया। ठीक, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया हमारे संविधान में, पहले नहीं था। ठीक, जो आपको संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51 के क में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फिर आपको जब जापान के संविधान से क्या लिया गया है ये भी देख लेते हैं। जापान के संविधान से लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है। आप देखिएगा कि हमारे संविधान में अनेक देशों से कुछ कुछ प्रावधान लिए गए हैं जो जो अच्छे प्रावधान है, ठीक, और ये हमारे भारतीय संविधान की खूबी है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भारतीय संविधान में कोई प्रावधान लिया गया है तो ये 1935 का अधिनियम से लिया गया है, ठीक, ये याद रखिएगा। लगभग 250 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि 1935 के अधिनियम में आए थे और हूबहू या थोड़ा परिवर्तन कर कर उसे ले लिया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि भारत के संविधान दिवस कब मनाया जाता है। जो भारत में संविधान दिवस है ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो भारत में जो संविधान दिवस है, जब सबसे पहले संविधान लागू हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, इसी के उपलक्ष्य में आपको संविधान दिवस मनाया जाता है। ऐसे सभी आपको प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 7 का आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, राष्ट्रीय गीत के बारे में आ गया है यहाँ पर। भारत के राष्ट्रीय गीत जो लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के भारत के, देखिए, भारतीय जो संविधान सभा है इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, इसे ध्यान से क्वेश्चन को लगाना है आपको। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे हमारे बिहार से ही थे। कौन, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में ये सबसे बुजुर्ग थे, ठीक, तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर इनके 2 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक, ये याद रखिएगा। 9 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ संविधान सभा के बारे में। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यह मोतीलाल नेहरू द्वारा मांग किया गया था 1924 में, ठीक, कि भारतीय संविधान का जो निर्माण होगा उसके लिए संविधान सभा द्वारा गठित किया जाएगा और संविधान सभा के जो भी सदस्य होंगे भारतीय होंगे। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, तो ये 1936 में पारित किया गया था, ठीक, किसी बार बड़ा हस्तक्षेप ना हो और भारतीय द्वारा जनता द्वारा संविधान सभा का गठन हो और वही संविधान निर्माण करेगा। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग किया था, कि वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा का गठन होगा। 1938 में ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वो 1938 में सबसे पहले बार ये कहे थे वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा का गठन होगा। कैबिनेट मिशन, यहाँ पर देखिए, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में होगा, कि संविधान सभा में जो एक प्रतिनिधि भेजे जाएंगे वो कितनी संख्या पर भेजे गए थे, तो ये 10 लाख पर भेजे गए थे। ये याद रखिएगा, 10 लाख पर। पहला यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन बन जाता है अगर संविधान सभा से, तो ऐसे बनता है, भारतीय संविधान में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे ज्यादा थे, तो संयुक्त प्रांत के सबसे ज्यादा थे। संयुक्त प्रांत यही यूपी वाला क्षेत्र जो आ जाता था। अब दूसरा देखिए कि संविधान के सभा में किस देश के रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद के नहीं लिया था भाग प्रतिनिधि ने, ठीक। तीसरा है कि भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से सबसे पहले निर्वाचन हुआ था, ये जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था ये हुआ था पश्चिम बंगाल से, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किसने बनाया, भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो 1946 में संपन्न हुए थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 और इसी दिन अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को आपको अध्यक्षता किए थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, कहां हुआ था, यह पूछ रहा है, दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था, दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो यही आपको सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ वहीं आपको 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक। यहाँ पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ये पूछ रहा है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आपको 9 दिसंबर 1946 को देखिएगा अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा, उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पर चुन लिया गया था। ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, BN राव को, ठीक, बेनेगल राव को आपको किया गया था, ठीक, ये सलाहकार थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप जो समिति थी इसके अध्यक्ष जो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे, ये आपको भीमराव अंबेडकर थे, इसके 7 सदस्य थे, ये याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितना था, तो यहाँ पर 7 था, तो ये सब याद रखिएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे, झंडा समिति के सदस्य थे, यह याद रखिएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, जो अंतिम रूप से पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, ये याद रखिएगा। संपूर्ण संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बोला जाता है, ऐसे एग्जैक्ट इतना ही समय नहीं लगा था, ठीक। भारतीय के संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को किससे चुना गया था, तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था, ठीक, ये याद रखिएगा, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा। भारत के संविधान सभा के निर्माता किसे माना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता, माफ कीजिएगा, संविधान सभा नहीं, संविधान के निर्माता, ठीक।
भारत में संविधान लागू हुआ था, भारत में संविधान आपको 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम लोग इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आखिर इस दिन क्यों लागू हुआ था? संविधान में 26 जनवरी 19 माफ कीजिएगा, संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक, प्रथम स्वराज के रूप में मनाया था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? जो संविधान का निर्माण किया था, ये प्रथम देश कौन है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है इसे ध्यान से आपको लगाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन को लगाते समय आपको ये देखना है कि संविधान का निर्माण करने वाला, संविधान बनाया गया, इसकी लिखा गया, तो ये यूएसए था, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के संविधान दिवस आता है, यहाँ पर देखिए भारत का संविधान दिवस आता है, भारत के संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। मैंने ऊपर बताया आपको। भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां है? जो भारत के संविधान है इसमें कितनी अनुसूचियां है? तो मैंने आपको बताया था 12 अनुसूचियां है, पहले 8 थी लेकिन बढ़ गया, फिर 12 हो गया। 13 क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान में विश्व के लंबा है, किस देश का संविधान जो है ये विश्व के सबसे लंबा संविधान है? ये आपको भारत के संविधान जो है ये विश्व के सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान का अंगीकार किया गया, भारतीय संविधान है इसे कब अंगीकार किया गया था? अंगीकार वाला शब्द देगा तो आपको वहां से रुक जाना है और ध्यान से क्वेश्चन लगाना है। ठीक, अतंप्रित, अंगीकार, ये सब जो आपका शब्द आता है ये प्रस्तावना से शब्द लिया गया है, और ये जो कब किया गया था, ये 26 नवंबर 1949 को। पूर्णतः जो संविधान लागू किया गया था वो आपको 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंशतः रूप से ये लागू किया गया था, जो कि आपको यहाँ पर बोल रहा है अंगीकार कर लिया गया था कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पर उद्देशिका के बारे में पढ़ लीजिए, यहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। उद्देशिका क्या है और संविधान में, तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें हमने संविधान के उद्देशिका शामिल कर लिया गया, और उसे आज के डेट में हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित यह उद्देशिका निम्न है, इसमें एक बार संशोधन भी है, उद्देशिका या प्रस्तावना जो भी आप बोल सकते हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया था, उस समय आपात लागू था भारत में। तो पढ़ लेते हैं झट से, इसमें क्या है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, तो हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, तो ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और इसे लगातार याद कर लीजिएगा, सजाने के लिए आ जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम बनाना चाहते हैं, फिर उसके बाद समाजवाद, ये बाद में जोड़ा गया था, आपको जोड़ा गया था ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर पंथ निरपेक्ष, ये भी आपको जोड़ा गया था उसी समय, दोनों। ठीक, तो यहाँ पर देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, और कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिया है प्रस्तावना में, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में तो 5 स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन आप फंडामेंटल राइट में देखिएगा तो 6 स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता यहाँ पर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। अखंडता शब्द भी कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज तारीख कितना, आज तारीख उस दिन, मतलब जिस दिन ये लागू इसकी ये हुआ था, 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शुल्क सप्तमी 2006 विक्रमी, ये याद रखिएगा, संवत जो था 2006 विक्रमी को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, अंतप्रीत, तो ये तीनों में अगर कोई भी शब्द दे कि कब अधिनियमित किया गया था, कब अंतप्रीत किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था, तो ये तीनों में यही आपको डेट लिखना होगा, 26 नवंबर 1949। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी यूएसए से लिया गया है, मीन्स की संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये आप देखिएगा मौलिक अधिकार, जो संविधान का मैग्ना कार्टा जिसे बोला जाता है, जो संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेके आपको आर्टिकल 35, यहाँ पर देखिए 35 तक 24 आर्टिकल इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो 24 आर्टिकल दिया हुआ है, तो इसमें आपको मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है कि विधि के शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। तो विधि के शासन की संकल्पना कहाँ के शासन प्रणाली के विशेष विशेषता है, तो यह है ब्रिटेन के शासन प्रणाली की। ठीक, ब्रिटेन, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची की धारणा है ये आपको कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको 18 है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में हमारे भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान के मसौदा तैयार करने वाले समिति, जिसे हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, कि अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे, कौन थे, ये थे आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम से किया गया है। तो जो संविधान में हमारे राष्ट्र है उसके नामकरण किया गया है, 2 नाम दिया गया है, जो कि संविधान के आर्टिकल 1 में दिया हुआ है, भारत या इंडिया। भारत या इंडिया कहाँ गया यहाँ, भारत या इंडिया, जो कि राज्यों का संघ होगा। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था, केसी हियर ने कहा था, केसी वियर ने या हियर ने। ठीक, तो ये किस आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है 22 है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ये ब्रिटेन में विकसित हुई, और हम लोग का भी संसदीय शासन प्रणाली ही है, हम लोग पहले ब्रिटेन का कॉलोनी था भारत। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। जो संविधान का आत्मा कहलाता है ये भारतीय संविधान के कौन से भाग है। ठीक, तो ये आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन जो है अगर आर्टिकल 32 देता है और उसमें आर्टिकल देता है तो आर्टिकल 32 लगाइएगा, लेकिन अगर संविधान का भाग देता है, संविधान की प्रस्तावना भी एक भाग है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, केशवानंद भारती आपको केस जो 1973 था उसमें यह पता चल गया था, और फिर वही 1976 में संशोधन किया गया था प्रस्तावना में। तो ये जो है उद्देशिका को कहा गया था। क्या ये कौन से भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो उद्देशिका, तो प्रेम्बल को कहा जाता है। तो 23 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है। तो कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, यहाँ पर देखिए, माफ कीजिएगा, ये दे रहा है उल्लेखित नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए नहीं दिया है, तो ये अंग्रेजी नहीं है। बाकी 22 भाषाओं दिया है 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के। क्वेश्चन नंबर 35 है कि तेलंगाना राज्य किसका विभाजन हुआ। तेलंगाना राज्य किसका विभाजन है, किस राज्य से विभाजन हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, ये आंध्र प्रदेश से बना था, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं संघ और उसका राज क्षेत्र के बारे में देख लीजिए। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि राज्यों की संख्या 28 हो चुका है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो चुका है। ठीक, जिसमें आपको एक राज्य जो था जम्मू कश्मीर, जिसको आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था, उस दर्जा को अब हटा दिया गया है और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पर देखिएगा ये अनुच्छेद 1 में क्या दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया है भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर क्या दिया है, राज्यों का संघ होगा, याद रखिएगा। इंडिया, भारत और इंडिया, इसका 2 नाम है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो कि पहली अनुसूची में वर्धनिष्ठ है, ये दिया है। तीसरी अनुसूची में है कि वो राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य क्षेत्रों को समिष्ट होंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो है इसके भाग का ही आपको अनुच्छेद 1 में ही ये तीनों दिया हुआ है। ठीक, कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र को भी समिष्ट होंगे, जैसे कोई अर्जित करता है बाद में। तो अनुच्छेद 2 जो दिया है उसमें भारत के संसद को विधि बनाने की प्रक्रिया है कि निबंधों या शर्तों के जो वह ठीक समझे नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान किया गया है। तीसरा में यह है कि जो नए राज्य बनाया जाता है पुराने राज्य से काटकर या सीमा घटाया जाता है, उस बारे में है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों के परिवर्तन संसद विधि द्वारा की जा सकती है, संसद विधि बनाकर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद किसी अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने के संबंधी प्रावधान है। तो संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है, ये कौन सा अधिनियम है, ये आपको बताना है, सोच कर बताइए। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो हो जाएगा ये है नागरिकता अधिनियम 1955। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय संविधान नागरिक देता है, भारतीय संविधान नागरिकता देता है किसको किसको, तो जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसमें से ये सभी प्रक्रिया द्वारा। ठीक, तो 27 का आंसर डी हो जाएगा। अभी जो CAA कानून आया है वो भी नागरिकता से संबंधित है, और उसमें देश जो तीनों का उल्लेख किया गया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का उल्लेख किया गया है कि वहाँ के जो माइनॉरिटी है वो आकर भी इंडिया में रह सकते हैं 2014 से पहले जो भी आए होंगे। 28 क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, कौन से जो भाग है जो कि नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इस संविधान के भाग 2 में देखिएगा, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक देखिएगा, इसमें आपको नागरिकता के बारे में दिया है। ठीक, तो ये आपको भाग 2 हो जाएगा, इसमें 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान के भाग है लगभग 22 भाग है, उस 22 भाग में जो महत्वपूर्ण भाग है उसको आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण ही भाग मैंने लिया है, पूरा भाग आपको नहीं कराने वाला हूँ। ऐसे पूरा भाग आपको 22 भाग देखना होगा, लेकिन महत्वपूर्ण भाग मैं आपको करा दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला भाग जो आता है ये किससे आता है, तो ये आपको होता है राज्य और राज्य क्षेत्र से। ठीक, संघ और राज्य क्षेत्रों से, जो कि दिया हुआ है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें प्रावधान है। भाग 2 है, ये किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक प्रावधान है, सिटीजनशिप जिसे हम लोग बोलते हैं। भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार से संबंधित है, और ये आपको देखिएगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, जिसे संविधान के मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। भाग 4 में क्या देखिएगा, तो इसमें राज्य के निर्देशन तत्व है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया हुआ है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। भाग 4 क में क्या दिया हुआ है, तो ये आपको 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन कर सोर्सी समिति की सिफारिश पर। यह मौलिक कर्तव्य के बारे में है, आर्टिकल 51 के क में 11 भी मौलिक कर्तव्य है। अब देखिएगा कि भाग 8 में क्या है, किससे संबंधित है, ये केंद्र शासित प्रदेशों के शासन से संबंधित है। ठीक, भाग 4 और भाग 5 और भाग 6 भी याद रख लीजिएगा। भाग 5 और भाग 6 क्या कहता है, तो भाग 5 कहता है संघ के शासन के बारे में, जो कि आर्टिकल मतलब कि संघ जो संघीय स्तर पर होगा, तो ये 52 से लेकर 151 तक होगा। फिर उसके बाद संघ का शासन खत्म हो गया तो फिर राज्य का शासन आया, जो कि भाग 6 में है, जो कि आर्टिकल 152 से लेकर 237 में दिया हुआ है। ठीक,
अब सातवीं जो अब भाग है, इसमें पहले अनुसूची के भाग ख था जो कि आपको निरस्त हो गया है, बात खत्म हो गया इसका। फिर इसके बाद अब ये आएगा संघ राज्य क्षेत्रों का शासन और फिर पंचायती राज का। तो ऐसे कर आप देखिएगा, आप जाकर भी देख लीजिएगा अपने बुक में, ये जरूर भाग है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भाग 15 किससे संबंधित है? तो ये निर्वाचन से संबंधित है, जो कि आर्टिकल यहाँ पर देखिए भारत 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन। यहाँ पर आर्टिकल जो है गलत लिख गया है, यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल नहीं होगा। भाग जो 15 में आर्टिकल होगा ये निर्वाचन संबंधी है। तो ये जो निर्वाचन संबंधी आपको होता है, ये आपको आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक होता है। 324 से लेकर 329 होगा, ये जो नहीं है ये हिंदी वाला यहाँ पर आ गया है, ठीक। तो इसे गलत कर लीजिएगा, यहाँ पर 324 से लेकर 329 तक कर लीजिएगा। भाग 18 किससे संबंधित है? तो ये आपात उपबंध से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक है। भाग 20 किससे संबंधित है? तो भाग 20 संबंधित है आपको संविधान संशोधन से, जो कि आर्टिकल 368 से संबंधित है। अब ये याद रखिएगा कि आप आर्टिकल 370 के बारे में अगर दें तो ये किससे संबंधित हो जाता है? तो ये भाग 21 से संबंधित हो जाता है, जो कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए थे, जिसमें आर्टिकल 370 और 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, वो भाग 21 के तहत दिया गया है। तो हो सकता है कि हटाया गया है 370, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि भारत में नागरिक संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसे है? तो भारत में नागरिकता या नागरिक संबंधी, यहाँ पर देखिए नागरिकता है, ये संसद को दिया गया है, विधान बना सकता है कानून, ठीक। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत मीन्स की डुअल सिटीजनशिप का पॉलिसी स्वीकार किया गया है? यहाँ पर दोहरी नागरिकता होता है। इसमें क्या होता है कि आपको तो देश का तो नागरिक हो गए होंगे, जिस राज्य में नागरिक रहते हैं उसका भी नागरिकता लेना पड़ता है। तो ये है आपको भारत, इसकी यहाँ पर डी में, भारत में नहीं है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है, आप देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक। फेडरल वहां पर गवर्नमेंट है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 21A यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो 21A बाद में जोड़ा गया था, और ये जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार से संबंधित, शिक्षा के अधिकार से संबंधित जोड़ा गया था, ठीक। तो अब हम ये फंडामेंटल राइट में आपको मिलेगा, तो फंडामेंटल राइट के बारे में भी आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल राइट के बारे में सबसे पहले आप जान जाइए मौलिक अधिकार के बारे में, कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया है, जिसे भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक। यहाँ पर पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 मौलिक अधिकार है। अब चलिए हम जानकारी आपको दे देते हैं, ठीक। पहले आता है समानता का अधिकार, ये किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो समानता या असमानता का अधिकार यहाँ से देखिए, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो ये कहता है विधि के समक्ष समता बताता है। इसका अर्थ क्या होता है कि राज्य के सभी व्यक्ति एक समान कानून बनाएगा, राज्य के सभी व्यक्ति के लिए जो भी कानून बनेगा एक समान बनेगा और उन पर एक समान लागू भी होगा। ये आपको क्या आता है? विधि के समक्ष समता, इसकी विधि कानून के समक्ष। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है, ठीक। लेकिन कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि आपको सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए आपको आरक्षण की व्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। लेकिन कुछ विशेष प्रावधान बनाकर आपको छूट दिया जाएगा, जैसे कि अभी EWS के लिए 10% छूट लाया गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, जो कि आर्टिकल 15 के 6 में आपको संशोधन किया गया है और आर्टिकल 16 के 6 में संशोधन किया गया है। तो 2 आर्टिकल संशोधन किए गए हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद यहाँ पर देखिए 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। लोक नियोजन में कोई भी जॉब पाने के सरकारी के उसमें नियोजन की क्षमता में कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद में क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ प्रावधान सरकार कर सकता है, और इसमें अब आपको EWS वाला भी सेक्शन आ गया है। अनुच्छेद 17 क्या है कि अपरिचितता का अंत है, जिसे हम लोग छुआछूत बोलते हैं, बहुत ही पुराना ये था, ठीक। तो ये छुआछूत का अंत के बारे में जो दिया है, उन्मूलन के बारे में, जो कि दंडनीय अपराध होगा छुआछूत, ये आर्टिकल 17 में दिया है। फिर आर्टिकल आपको 18 जो है, जो कि समानता या समता के अधिकार का लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 18। इसमें क्या है कि यहाँ पर जो देखिएगा कि सेना या विधि संबंधी, यहाँ पर देखिए सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। जैसे पहले राज्य द्वारा दिया जाता था ना, महाधिराज, राजा, राजपुत्र, ये सब अब सब खत्म कर दिया है उपाधि। भारत के कोई भी नागरिक किसी अन्य देश के बिना भारत के कोई भी देश नागरिक जो है किसी अन्य देश के अगर कोई पुरस्कार आपको लेना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति की सहमति लेगा या आज्ञा पत्र लेगा, तभी वो स्वीकार कर सकता है। अगर राष्ट्रपति बोलेंगे नहीं तो नहीं ले सकता है, ठीक। भारत सरकार द्वारा भारत में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार जो दिए जाते हैं, आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं। माफ कीजिएगा, आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के रूप में मैं यहाँ पर ले लिया हूँ कि स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में दिया है। अब 19 में क्या दिया है?
19 में जो दिया है, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। यहाँ पर देखिए अब सिर्फ 6 है, जो है कि अनुच्छेद आपको जो है 19 के फ जो है, ये आपको संपत्ति का जो अधिकार था, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है और इसे अब लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसके पास जो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता अभी है, वो क्या है, तो 19 के पहला में है बोलने की स्वतंत्रता, और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता ही निहित है। बोलने की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता आता है। अनुच्छेद आपको बी में है 19 के, शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 19 के डी में आपको देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन करने की स्वतंत्रता है। ठीक, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 19 के ई में जो दिया है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। और 19G एफ हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, तो अब 19G है जो कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता जो है, ये 6 जो स्वतंत्रता है, ये आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेस की आज़ादी का वर्णन अनुच्छेद आपको 19 के ए में है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 में क्या दिया है, अनुच्छेद 20 देखिए, अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दिया गया है, जो कि 20 में दिया है। पहला कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए मात्र एक ही बार सजा मिल सकता है, ये याद रखिएगा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिल सकता है। ठीक, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि एक नया कानून बना दिया जाए कोई भी और उसके तहत सजा दे दिया जाए, और न ही पुराने वाले कानून लागू कर दिया जाए। ठीक, जो उस समय कानून चल रहा है उसी के तहत उसको सजा मिलेगी अगर वो ऐसा कुछ कांड किया है तो। तीसरा जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसे लगा लीजिएगा। ठीक, आप जब दरोगा या पुलिस का ट्रेनिंग कीजिएगा ना, तो ये सभी आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ भी लीगल राइट में जब पढ़िएगा ना, संविधानिक जो कि आपको उस कानून पढ़िएगा तो उसमें ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 क्या है कि प्राण और दैविक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्राण और दैविक स्वतंत्रता के संरक्षण, जो कि आर्टिकल 21 है, और संविधान के सबसे बेस्ट आर्टिकल में आर्टिकल 21 आता है और आर्टिकल 32 आता है, दोनों याद रखिएगा। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। कौन द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बगैर कोई भी उससे आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीना जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये जो मैंने बताया था कि अनुच्छेद 21 का एक जोड़ा गया है, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को आपको फ्री में आपको अच्छे ढंग से आपको क्या एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, मिसकी 6वां आपको संशोधन 2002। आपको आर्टिकल 22 क्या कहता है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण है। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक, उसे 3 प्रकार की आर्टिकल 22 में दिया गया है। मनमाने ढंग से मान लीजिए आपको कोई भी गिरफ्तार कर लिया गया तो आपके पास 3 स्वतंत्रता आपको दिया गया है। ठीक, ये आपको प्रदान किया गया। हिरासत में लेने का आपको सबसे पहले कारण पूछिएगा, अगर कोई पुलिस गिरफ्तार आपको करता है तो सबसे पहले उसे पूछिए कि हमने गलती क्या किया है। ठीक, फिर आपको दूसरा में है कि 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय छोड़ दिया जाए, अगर दूर है न्यायालय तो आने जाने के समय छोड़ दिया जाए, तो आपको वो किसी भी न्यायालय के समक्ष आपको पेश करना होगा, आपको जिला न्यायालय के समय आपको समक्ष या दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। ये आपको पुलिस का कर्तव्य होता है। अगर पुलिस आपको जबरदस्ती 2 से 3 दिन रख देता है जेल में, अगर किसी के सामने पेश नहीं करता है, आपको बस आपको चिढ़ाने के लिए या मारने के लिए या दुश्मनी निकालने के लिए, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से इस पुलिस वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं और इसका जॉब खा सकते हैं। ठीक, उसे अपने पसंद के वकील को सलाह लेने का अधिकार है। यह तीसरा है कि कोई भी अगर गिरफ्तार है तो उसे अपने पसंद के वकील को सलाह लेने का अधिकार है। अब आता है अगला, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है, ये आपको आर्टिकल 23-24 में दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में दिया है, तो आर्टिकल आपको 25 से लेकर 28 तक दिया है। मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, जो आर्टिकल 23 जो कहता है, ये आपको बालत श्रम कहता है, या बंधुआ मजदूरी या खरीद जो बेचा जाता है आदमी को, मीन्स की आपको मनुष्य को खरीद बिक्री, ये सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है। जबरन आपको कोई भी काम कराना, पैसा नहीं देना, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक, आर्टिकल 24 क्या है, तो ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में काम नहीं कराना है, इसकी बाल श्रम जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक, ये प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं चौथा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 में दिया है, जिसमें आर्टिकल 25 महत्वपूर्ण है, जो कि पंजाबी लोग ऊपर अपना पगड़ी उगड़ी बांधते हैं या जो भी रखते हैं, वो आर्टिकल 25 में ही प्रावधान किया गया है कि कोई भी अपना धर्म को अच्छे से मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 5वां है कि संस्कृति और शिक्षा के अधिकार किन अनुच्छेद में है, तो यह है आपको अनुच्छेद 29 और 30 में। ये अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार कहलाता है, जो कि आपको धार्मिक और आपको भाषाई 2 प्रकार का अल्पसंख्यक भारत में है, ये दोनों अधिकार आपको मिलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे जो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो महत्वपूर्ण अधिकार है, संविधान की आत्मा इसे भी बोला जाता है अगर आर्टिकल 32 की बात किया जाए तो। ठीक, तो ये है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। देखिए
संविधान के उपचारों के अधिकार को आत्मा कहा है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 32 में क्या दिया है, 32 में जो प्रावधान है पांचों ये बना लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक, इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, और आपको उच्च न्यायालय जो राज्य के होते हैं वो आपका आर्टिकल 226 के तहत जारी करते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं हम यहाँ पर कि इसमें कौन कौन रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट आता है कि कोई भी चीज़ लोग को बंदी किए हो उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो। परमादेश आता है, फिर प्रतिषेध लेख आता है, उत्प्रेषण आता है, और पांचवा में क्या है, अधिकार परीक्षा। तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में देख लेते हैं। ये सभी आपको पढ़ना भी है, आपको जब ट्रेनिंग कीजिएगा तो ये सभी पढ़ाया जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, इसमें होता है कि यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदी करने वाले को अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए आदमी को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय में बंदी बनाए जाने के कारण को विचार किया जाएगा कि आखिर उसे बंदी बनाया गया है। परमादेश क्या होता है, परमादेश लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार अज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों को पालन करने के आदेश जारी किए जाते हैं कि वो अपना काम करे। ठीक, ये परमादेश में इसके हम आदेश देते हैं कि जिस काम के लिए तुम हो वो काम करो। ठीक, फिर आता है तीसरा कि प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में क्या होता है कि ये आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को और अर्ध न्यायिक न्यायाधीशों को जारी किया जाता है। कौन, तो प्रतिषेध लेख। ठीक, ये आपको सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में क्या होता है, तो इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास निलंबित मुकदमे को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजे। इसकी वो अपने नहीं ये करे, वो ऊपर वाले न्यायालय में भेज दे जो अभी उसके यहाँ पड़ा हुआ है केस। पांचवा है अधिकार परीक्षा या लेख। इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने के उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। मान लीजिए कि आपको क्या है, आपको कांस्टेबल बनाया गया है और आप चल दिए हैं डीएसपी का काम करने, तो आपको तो डीएसपी का काम करने का अधिकार नहीं है, आप तो कांस्टेबल है। या मान लीजिए आप कांस्टेबल भी नहीं है, समान आदमी है और आप डीएसपी का काम कर रहे हैं, तो ये तो अधिकार नहीं है। तो यही अधिकार परीक्षा लेख होता है, किस अधिकार के तहत तुम काम कर रहे हो। ठीक, ये अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से काम कर रहा है, और कब तक इस बात को संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है। संविधान के 21 द्वारा अनुच्छेद में सुरक्षित है कौन से महत्वपूर्ण अधिकार है, तो ये जो है ये जीवन और की स्वतंत्रता है। जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है। 31 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस में, यहाँ पर देखिए मूल अधिकार किस में दिया है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कौन से मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में यह प्रावधान था, ये याद रखिएगा, इसका संपत्ति का अधिकार था। अब 6 ही मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। इसके छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 17 छुआछूत के उन्मूलन से है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय का आत्मा कहा है। किस अनुच्छेद, देखिए अगर किस अनुच्छेद को बोले तो आप सीधे लगाइएगा अनुच्छेद 32 से। अगर किस आपको भाग का बोले, किस भाग को भारतीय संविधान का आत्मा बोला जाता है, तो उस समय प्रस्तावना को लगाइएगा। ठीक, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 35 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि संविधान के भाग 4A यहाँ पर देखिए 4A जो कि अनुच्छेद 51A भारत में प्रत्येक नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। 86 जो अमेंडमेंट किया गया है, इसके 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं, तो अभी कितने मौलिक कर्तव्य है, तो अभी 11 मौलिक कर्तव्य है, जो कि 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा एक जोड़ा गया था, जो कि आपको निःशुल्क शिक्षा के बारे में जोड़ा गया था कि आपको कर्तव्य होगा गार्जियन का, स्कूल भेजे वो अपने। ठीक, तो ये जो है आर्टिकल, ये अभी आर्टिकल नहीं है, ये आपको 11 मौलिक कर्तव्य हो गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर देखिए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है। समान नागरिक कोड में इसकी सिविल आपको जो सिविल आचार संहिता जो बोला जाता है, समान आचार संहिता जिसे बोला जाता है। ठीक, ये आर्टिकल 44 में दिया है डीपीएसपी के, राज्य के नीति निषेध तत्व के आर्टिकल 44 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है ये किस देश के, तो ये यूएसएसआर के संविधान से। पहले ये पूर्व सोवियत संघ रसिया था, रसिया अब हो चुका है, पहले पूर्व सोवियत संघ था। ठीक, तो इसका विघटन हुआ 1991 में, अब ये रसिया हो चुका है, यहाँ से लिया गया है। तो 38 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 के पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और वन जीव के सुरक्षा से संबंधित है।
ठीक। तो सबसे पहले ये आर्टिकल याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से कि एक आपको जो पर्यावरण से सुरक्षा प्रदान किया गया है, ये कौन से आर्टिकल में प्रदान किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछता है। ठीक। तो ये आर्टिकल 48A में दिया हुआ है। अब ये दे रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा किससे संबंधित है, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से है, या यहाँ पर मौलिक अधिकार से। ये दिया है राज्य के नीति निश्चित तत्व में दिया है। आर्टिकल आपको 48A जो है ये भारतीय संविधान के भाग 4 में पड़ेगा, DPSP। और इसमें भारतीय संविधान में क्या बताया गया है, तो ये संरक्षण, पर्यावरण और सुधार और वन जीव का सुरक्षा करना है। ठीक, ये दिया है। क्वेश्चन नंबर आपको 40 देखिए कि निम्नलिखित में किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो किसकी संस्तुति पर आपको मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं भारतीय संविधान में, ये बताना है। तो देखिए मूल कर्तव्य जो है ये नहीं है, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो उस समय नहीं थे ये। आपको 100 समिति सिफारिश किए थे, इंदिरा गांधी ने ये समिति बनाया था आपको जब आपात लागू हुआ था, तो 75 से 77 के बीच में। तो वो 100 समिति ने सिफारिश किया था कि हाँ मौलिक कर्तव्य भी हमारे पाठ में होना चाहिए, और मौलिक कर्तव्य वाला पाठ जोड़ा गया था आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, तो ये 100 समिति ने सिफारिश किया था। उस समय 10 ही मौलिक कर्तव्य था, लेकिन 2002 में एक फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक, 100 समिति ने सिफारिश किया था कि मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन होने पर दंड भी दिया जाए, और टैक्स वाला जो है इसे भी मौलिक कर्तव्य बनाया जाए, लेकिन ये सब प्रावधान नहीं जोड़ा गया। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए आगे के देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं, झट से देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा आपको, खत्म हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक, यहाँ पर देखिए 100 समिति ने अनुशंसा पर संविधान ने 42वें संविधान संशोधन 1976, देखिए सभी जानकारी तो मैं दे ही दिया हूँ, यहाँ पर 1976 में द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा। इस रूस के संविधान से लिया गया है। पहले वो 1976 में आपको USSR था, फिर 1991 में रूस हो गया। तो ऑप्शन में आप तो रूस देगा या USSR देगा, दोनों में से एक ही देगा। ठीक, इसे भाग 4 क में रखा गया है, भाग 4 क या भाग 4A बोल सकते हैं, जो कि आर्टिकल 51 के क है, जो कि आपको आर्टिकल 51 के A भी बोल सकते हैं अगर इंग्लिश में यहाँ पर लिखते हैं तो। मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है ये 11 है, यहाँ पर देख लीजिए। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करने, सबसे पहला जो कर्तव्य, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगण का आदर करे। फिर दूसरा में क्या आता है, दूसरा कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों और हृदयों में संजोए रखे और उनका पालन करें। ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूड़ रखे, ये तीसरा है। ठीक, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को अछूड़ रखे। ठीक, ये याद रखिएगा, सुरक्षा करना है, देश की रक्षा, यहाँ पर रक्षा करना है, रखा नहीं, यहाँ पर रक्षा करना है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भर्तृत्व की भावना को निर्माण करना है। हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे, ये भी याद रखिएगा। छठा है प्राकृतिक के पर्यावरण रख रखाव और उसके संवर्धन में सहयोग करना है। ठीक, यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकास करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकास करना है। ठीक, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखा है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष और बढ़ने के सतत प्रयास करें। और 11वां जो है कि माता पिता या संरक्षक का जो भी कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत किस देश से संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है ये किस देश से, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक, अब DPSP के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, DPSP देखिए राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के बारे में देख लीजिए, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर देखिए DPSP जो कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है, यह संविधान के भाग 4 में है, यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, यहाँ किया गया है। इसका प्रयोग प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से मिली है, जो कि आयरलैंड के संविधान से प्रावधान लिया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, लेकिन DPSP को नहीं लागू किया जाता है। इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत निम्न है, कौन है, तो आपको सबसे पहले 37 आर्टिकल देखिएगा। तो राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसके नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। 39 क में दे दिया है, महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं यहाँ पर लिया हूँ। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जो है ये 39 के क में है। समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसमें निहित है। 39 के ख में क्या है कि सार्वजनिक धन की स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना है ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। ठीक, 39 के ग में क्या है, यहाँ पर धन के समान वितरण के संबंधित है। 40 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है 40, जो कि किससे है, तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, यह याद रखिएगा। आर्टिकल 41 किसके है, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 42 क्या है, काम के न्याय संगत और मनोचित दशाओं को तथा प्रसूति सहायता बंद कराना, ये क्या है, आर्टिकल 42 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 43 क्या है, तो यहाँ पर देखिए कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी, यहाँ पर देखिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना है। ठीक, ये याद रखिएगा। 44 में जो है ये नागरिक के समान नागरिक संहिता जो है, ये समान सिविल संहिता जो है, इसे आपको आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 46 क्या है, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना है। आर्टिकल 47 क्या है, पोषण स्तर को विकास करना है, जीवन स्तर को ऊंचा करना है और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य का ये कर्तव्य होगा। ठीक, यहाँ से महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाता है जो भी। आर्टिकल 48 जो है कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में दिया हुआ है। 48 के क में यही जोड़ा गया
कि पर्यावरण का संरक्षण करे, संवर्धन करे और वन जीव और वन का आपको रक्षा करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए 49 में क्या दिया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करे। ठीक, राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का। अनुच्छेद 50 में क्या दिया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण दिया है, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है। ठीक, न्याय जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, अनुच्छेद 51 क्या दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि दिया है, तो ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी है जो कि राज्य के निर्देशन सिद्धांत को रूप में कार्य करते हैं। अब वो जानना जरूरी नहीं है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी है जो कि आपको डीपीएसपी की तरह काम करते हैं अनुच्छेद। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण के सिद्धांत भारतीय संविधान की किसमें दिया हुआ है? जो कार्यपालिका होगा न्यायपालिका से पृथक्करण होगा, आर्टिकल 50 में आप देखिएगा ये दिया हुआ है, डीपीएसपी में इसके राज्य के निर्देशन सिद्धांत में दिया है। 42 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के विचार में किया गया है? जो अल्पसंख्यक के हित का सुरक्षा होगा ये किसमें किया गया है? तो ये आर्टिकल 29 में किया गया है। आर्टिकल 29 तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक के अधिकारों के संबंधी दिया हुआ है, तो ये 43 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक को किस अधिकारी के पास जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? ये 44 क्वेश्चन है, तो ये जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के पास और उच्च न्यायालय के पास, दोनों के पास जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के तहत आपको मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 का प्रयोग कर जा सकते हैं, 5 रेट जारी करेगा, और उच्च न्यायालय के आपको 226 के तहत आर्टिकल उपयोग करके जा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के संबंधी प्रावधान है? तो वित्तीय आपातकाल के संबंधी प्रावधान जो है ये आर्टिकल 360 में है, जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं आपको, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 360 और वित्तीय आपातकाल 300 आपको देखिए, माफ कीजिएगा यहाँ पर देखिए फिर से मैं बताऊंगा। आर्टिकल 352 आपको राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। 3 आपात है जो कि ये वित्तीय आपात के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 46 देखिए कि निम्न में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में काम किया है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कौन काम किया है? तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल काम किए, प्रथम गृह मंत्री के रूप में काम किए हैं और प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किए हैं। ठीक, तो 46 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के भारत के आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा जो करता है ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर आपको 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपात उपबंध। देखिए आपात उपबंध देख लीजिए, जब आपातकालीन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपात से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपात उपबंध के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्था दिया गया है हमारे संविधान में। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 360 के तहत, वित्तीय आपात आर्टिकल आप कीजिएगा राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत और वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत दिया हुआ है। ठीक, थोड़ा जल्दी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक, मैं उसे सही कर लूँगा। राष्ट्रीय आपात देखिए, राष्ट्रीय आपात क्या है? तो इनकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी भी आधार पर ये राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं। ठीक, क्या है? ये 3 आधार है, जो मुख्यतः ये 3 आधार है, किसी भी नहीं, 3 आधार है जो है। ये क्या है? युद्ध के कारण, ब्राह आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह के कारण। ठीक, पहले सशस्त्र विद्रोह ये कब जोड़ा गया था? ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। इसके स्थान पर पहले आंतरिक कलह था या आंतरिक ये था। ठीक, ये सब था, लेकिन इसके तरफ अब सशस्त्र विद्रोह हो गया है। तो ये 3 आधार पर आर्टिकल 352 लगा सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो राष्ट्रपति को लिखित सभी सिफारिश देगा मंत्रिमंडल, तब करेगा। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा के न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है कि आखिर क्यों लगाया गया है, यह न्यायालय में प्रश्न उठाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी एक भाग में किया जा सकता है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था कि एक भाग में भी ऐसे राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है या संपूर्ण भारत में भी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था, ये आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया था। ठीक, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा 1975 में आंतरिक अशांति के कारण जोड़ा गया था, जो कि आंतरिक अशांति वाला व्यवस्था हटा दिया गया और उससे सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया था। कब? 1978 में आपको 44वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन ये जब घोषित किया गया था ये आपको आर्टिकल 352 के तहत 3 बार अभी तक आपात लागू हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। एक बार जब चीन से युद्ध हुआ था सबसे पहला, फिर आपको पाकिस्तान जो बांग्लादेश वाला बना, और फिर तीसरा जो कि आपको इंदिरा गांधी ने लागू किया था, जो कि आपको आंतरिक अशांति के आधार पर। तो 2 तो ब्राह आक्रमण के आधार पर लागू हुआ है, एक जो आंतरिक अशांति के आधार पर लागू हुआ था। ठीक, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 49 है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इसके पहले योजना आयोग था, योजना आयोग के भी और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है अगर उनका समय नहीं भी पूरा हुआ है तो ये कौन कर सकता है? तो ये किसको शक्ति प्राप्त है? तो ये संसद को शक्ति प्राप्त है। ठीक, तो 50 का आंसर डी हो जाएगा। महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत और इन्हें हटाया। 51 नंबर क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा के भीतर समर्थन देना जरूरी है। कितने आपको दिनों के भीतर या कितने माह के भीतर आपको देना समर्थन जरूरी है अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो ये 1 माह के अंदर, ये याद रखिएगा, 1 माह के अंदर जो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो ठीक, तो 51 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो संसद के सदस्य नहीं भी है तो मंत्री आप बन सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको 6 महीना तक आप मंत्री बने रह सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा 6 माह तक, और 6 माह के अंदर ही आपको कोई ना कोई सदन से सदस्यता लेनी पड़ती है। या तो आप लोकसभा से ले सकते हैं या तो राज्यसभा से। अब लोकसभा का तो एक बार ही चुनाव होता है तो ज़्यादातर लोग राज्यसभा से ही सदस्यता लेते हैं, जैसे इंदिरा गांधी हुए, मनमोहन सिंह, ये सब जो प्रधानमंत्री बने हैं तो ये लोकसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक, फिर आपको जाकर राज्यसभा के सदस्य लिए थे, राज्यसभा से सदस्यता लिए थे। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। और यहीं आपको राज्य में भी होता है, राज्य विधानसभा में भी यही हाल होता है, तो ये याद रखिएगा। 52 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 का है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ये आपको बताना है। ठीक, तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो करता है ये आपको प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि यही बहुमत दल का नेता होता है और यही जो बोलता है। राष्ट्रपति अलग अलग लोगों की नियुक्ति करते हैं मंत्रिपरिषद के जो पद है उस पर। ठीक, पहले इनका आपका नियुक्ति होता है, राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री जो बहुमत दल का नेता चुना जाता है उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और जब फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ये अलग अलग मंत्री के लिए राष्ट्रपति को बोलते हैं तो वो नियुक्ति करते जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। देखिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है तो अब जल्दी जल्दी मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त किया? तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व ही इनको भारत रत्न मिला था। ये कौन से थे? ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये हमारे प्रथम जो आपके यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न इनको मिला गया, क्योंकि ये आपको 1954 में ही इनको जो प्रथम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था 1954 में ही इनको भारत रत्न मिल गया था। तो ये शुरू में आप देखिएगा राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, जो कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल उनका ही है अभी तक राष्ट्रपति में। और ये जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन उनके बाद बने थे जब राष्ट्रपति, तो उससे पहले ही इनको 1954 में भारत रत्न मिल चुका था। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन आए बस ध्यान से आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आपसे हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से बस पढ़ना है आपको और कंफ्यूजन नहीं होना है और क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? आ गया क्वेश्चन। भारतीय गणराज्य का देखिए प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे राष्ट्रपति में कौन हो जाएंगे? तो एस राधाकृष्णन हो जाएंगे, एस राधाकृष्णन, ये याद रखिएगा। 55 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? भारत में जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है जो कि आर्टिकल 360 के तहत की जाती है, ये अभी तक नहीं की गई है, ये अभी तक एक भी बार नहीं की गई है, यह याद रखिएगा। तो 56 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको आपातकाल के बारे में बता देता हूं। आर्टिकल 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, आर्टिकल 360 जो आपको किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल के संबंधित है। आर्टिकल 352 के तहत 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगाया। 56 के आंसर आप आराम से लगा लीजिएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात की स्थिति उद्घोषणा होने पर राज्य पर शासन कौन करता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति, जिसे राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, लगाया जाता है, उस घोषणा होता है तो राज्य पर जो शासन करता है वो कौन करता है ये आपको बताना है। तो ये राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, ये याद रखिएगा। तो 57 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया? तो इन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। बिहार दरोगा में इस बार ये क्वेश्चन आया था मीन्स में, सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था ये आपको बताना है। तो ये जो थे ये नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी थे, ये याद रखिएगा। आपको निर्विरोध ये राष्ट्रपति चुने गए थे। इस बार दरोगा के मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है। अगर ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको सब कराया था दरोगा के एग्जाम आने से पहले, तो अगर आप लोग किए होंगे तो ये आराम से क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 58 के आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। यहाँ से देखिए राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में उल्लेख किया गया है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होता है। यहाँ पर देखिए संवैधानिक जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है
राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक कहलाता है। ये देख लीजिए, जो भी पॉइंट बता रहा हूँ सब महत्वपूर्ण है, देखते चले जाइए। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने योग्य होगा तब जब इनके पास ये योग्यता होगी कि वो भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित, यहाँ पर देखिए लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय कोई लाभ के पद धारण न किए हो। यहाँ पर याद रखिए, कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर हो या संघ या राज्य किसी के मंत्री परिषद के सदस्य हो तो वो लाभ के पद नहीं माना जाएगा। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, यहाँ पर देखिए निर्वाचक मंडल है, जिसमें निर्वाचक मीन्स की जो राष्ट्रपति को चुनता है वो निर्वाचक मंडल जो होता है उसमें कौन कौन होंगे ये आपको बताया है। तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा है। यहाँ पर देखिए राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा न्यूनतम व्यवस्था के अनुसार पांडुचेरी और आपको दिल्ली के जो विधानसभा है उनके भी जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, तो ये सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, कोई मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेता। तो कौन कौन, तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडुचेरी भी 2 केंद्र शासित राज्य जहां पर आपको विधानसभा, ऐसे तो जम्मू कश्मीर में भी अब विधानसभा हो चुका है तो उसके भी सदस्य भाग लेंगे आगे आने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में, अब देखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको लगा लेना है। ठीक, यहाँ पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मंडक में 50 सदस्य प्रस्तावक होंगे और 50 सदस्य होंगे अनुमोदक होंगे, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, ये भी याद रखिएगा, जितनी बार चाहे वो निर्वाचित हो सकता है, बस न्यूनतम आयु जो है ये 35 वर्ष होना चाहिए, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकन संकरणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है और एकल संकरणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक, तो ये दोनों याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होता है, ये भी क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा में कि अगर राष्ट्रपति के आपको कोई भी विवाद होता है तो वो कौन निपटारा करता है, तो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो निपटारा करता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति के भी आता है तो उच्चतम न्यायालय लगाइएगा, उपराष्ट्रपति के भी अगर चुनाव के संबंधी कोई विवाद आता है तो वो आपको उच्चतम न्यायालय ही मीन्स की सुप्रीम कोर्ट ही इसका निपटारा करता है। ठीक, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष के अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बनता रहता है जब तक कुछ उसका उत्तराधिकारी या कोई नया राष्ट्रपति आकर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक, ये तब तक अपने पद पर रहेगा। तो कार्यकाल मुख्यतः देखिएगा 5 साल का होता है, लेकिन जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आता तब तक ये पद पर अपना बने रहते हैं। ये आर्टिकल 56 में आपका इसका उल्लेख है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। कहने का मतलब कि जो राष्ट्रपति बनेंगे, कोई मान लीजिए राष्ट्रपति चुना गया तो उनको शपथ भी लेना पड़ेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। या यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं रहेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 77 के फर्स्ट में क्या कहा गया है कि भारत की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की गई है। यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कोई भी कार्यपालिका की कार्रवाई या विदेश में या देश में कहीं भी की जाती है तो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है जाएगी। और अनुच्छेद 73 आपको अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य का अधीक्षक सुविधा पूर्व किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक, तो मंत्रियों में जो कौन कौन कार्य आवंटन करना है ये आपको नियम बनाएगा राष्ट्रपति। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। वही आपको निम्न दशा में इसकी आपको किस हाल में, तो यही महाभियोग के। तो राष्ट्रपति यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको कि अगर इसका खुद का मन है, जैसे उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है या त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जिसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये क्या होता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति अब चाह रहा है कि हम नहीं राष्ट्रपति पद पर है, खुद से चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देगा। वैसे ही उपराष्ट्रपति अगर चाह रहा है तो वो राष्ट्रपति को देता है। ठीक, और वो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति दे दिया आपको उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र, तो वो उपराष्ट्रपति ले जाकर आपको लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, ये भी याद रखिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो राज्यसभा को तो पता चल जाएगा। अब लोकसभा में भी तो वो जाएगा, तो लोकसभा में देने के लिए लोकसभा को अध्यक्ष को वो उपराष्ट्रपति ले जाकर दे देते हैं। ठीक, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर यहाँ पर देखिए अगर महाभियोग मीन्स कि उनका मन नहीं है और अगर कुछ कारणवश से उनको हटाया जाता है तो ये आर्टिकल 61 का उपयोग किया जाता है, जिसमें महाभियोग का वर्णन है। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो कि अनुच्छेद 61A में उल्लेखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हुए कोई फैसला देते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं तो उन पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो कौन कौन इसमें भाग लेता है और कैसे लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन पर संसद किसी भी सदन द्वारा, किसी भी इसकी लोकसभा राज्यसभा कोई भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग या तो लोकसभा लगा सकता है या तो राज्यसभा, राज्य के विधानसभा नहीं लगा सकता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। राज्य के विधानसभा निर्वाचक मंडल में आते हैं लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में, आपको महाभियोग लगाने में वो नहीं आ सकते। ठीक,
यहाँ पर देखिए किसी भी सदन को उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन के पूर्व लिखित सूचना दी जाए। तो 14 दिन का पूर्व लिखित सूचना दी जाती है, ये आपको इनको हटाने से पहले, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। 1/4 जो सदस्य होते हैं वो हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक है। संसद के उस सदन में जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया, 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, ठीक। मान लीजिए लोकसभा में आया महाभियोग, तो उसमें 2/3 जो सदस्य है वो पारित कर देंगे उस प्रस्ताव को, तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा, ठीक। तो वो दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को जांच करेगा, पहले फिर राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा जांच करेगा, जो दूसरा सदन है। ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को महाभियोग के थ्रू अपना पद त्याग करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ जाता है, ठीक। तो पहले आपको क्या, कोई भी आपको जा सकता है सदन में। मान लीजिए राज्यसभा में गया तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित कर लोकसभा में भेजा गया, लोकसभा देखा, जांचा परखा तो उसे सही लगा, तो फिर वो 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, तो ये महाभियोग पारित हो जाता है और राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। देखिए राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो 6 महीने के अंदर भरना होता है, ये आपको प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई हो तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। किंतु अगर उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो अंतराल न होने पर, इसलिए यह उपबंध की है कि राष्ट्रपति पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं करता है, ठीक। तो ये कहाँ मतलब है कि अगर मान लीजिए कुछ विलंब हो जाता है अगला राष्ट्रपति आने के लिए, तो जो पुराने वाले राष्ट्रपति हैं वो अपने पद पर तब तक रहेंगे जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं आता है। ये अच्छा प्रावधान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा, ऐसी दशा में, ठीक। उपराष्ट्रपति कब आप राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, जबकि राष्ट्रपति नहीं होता है या पद त्याग देता है, तो वो आपको उस दशा में काम करता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, ठीक। अनाकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अगर कोई अस्मिकताओं होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसमें राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन जो करता है वो आर्टिकल 70 में दिया है। कौन करता है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो, इसके उपराष्ट्रपति भी और राष्ट्रपति, तो ऐसे अकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन उपबंधन करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध करते अनुसार आपको उदित करेगा, यहाँ पर संसद जो समझे वो करेगा, ठीक। तो ऐसे आप देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति का कर का निर्वहन जो करता है वो आपको सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो करते हैं। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो करते हैं, ठीक। ये आपको याद रखना चाहिए। राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन, देखिए यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर मासिक वेतन 5 लाख हो चुका है, पहले आपको 1.5 लाख था, तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख हो गया है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति का वेतन जो है ये आयकर से मुक्त होता है, आपको टैक्स से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान और संसद स्वीकृति के अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते किसी प्रकार की कमी नहीं किए जा सकती है। और राष्ट्रपति के रूप में पहले आपको 9 लाख पेंशन मिलता था, अब क्या मिलता है, अब आपको 18 लाख पेंशन मिलता है, ये याद रखिएगा। सलीना 18 लाख पेंशन मिलता है, इसकी 1.5 लाख आपको पेंशन के रूप में मिलता है, ठीक, महीना में राष्ट्रपति को। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ से आपको सुधार लेना है, ये सुधार लीजिएगा। राष्ट्रपति के अधिकार, कर्तव्य और शक्तियाँ, राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार है और कर्तव्य शक्तियाँ, जल्दी से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखिए संविधान के अगर ऐसे आप रिवीजन कर ले रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हैं आराम से क्वेश्चन आप लगाइएगा। और आपको पता है कि फॉरेस्टर में 6 क्वेश्चन आता है और फॉरेस्टर में 3 क्वेश्चन संविधान से आएगा और फॉरेस्ट गार्ड में जो कि 6 क्वेश्चन आएगा। तो ये 6 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन करना है। नियुक्ति संबंधी, नियुक्त किसको किसको नियुक्त करता है, जल्दी से 2 मिनट में हम लोग देख लेते हैं कि किनको किनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ये याद रखिएगा। प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या भारत के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, नियुक्त करते हैं, तो क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, ये याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बनाकर दे देता है, तो नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर अंतर मंत्रियों के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ये भी याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। भारत और नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, ये याद रखिएगा। राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे बोला जाता है। राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं उनकी आपको नियुक्ति किया जाता है। संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति किया जाता है, ये रखिए। संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति किया जाता है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। अभी एनकेसी 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये भी याद रखिएगा। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है।
आयोग के जो है पिछड़ा वर्ग आयोग है इनके सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। अल्पसंख्यक आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किया जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा। और भारत के राजदूत तथा अन्य राजनयिकों की नियुक्ति किया जाता है। भारत के राजदूत जो विदेश में रहते हैं और अन्य राजनयिक है उनकी नियुक्ति किया जाता है। और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर विधायी शक्तियाँ देख लीजिए। राष्ट्रपति की नियुक्ति शक्तियाँ मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पर विधायी शक्तियाँ देख लीजिए। वीडियो आप स्लो कर देख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, ऐसे संसद किससे मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है। तो निम्न इनको विधायी शक्तियां भी प्राप्त है। ये देखिए, संसद सत्र को आहूत करने का, सत्रवाहन करने का तथा लोकसभा भंग करने के संबंधी अधिकार प्राप्त है। देखिए फिर से, संसद सत्र को क्या करने का? आहूत करने का, मिसकी बुलाने का, सत्रवासन करने का, मिस खत्म करने का, और मिसकी विघटन करने का, और लोकसभा को भंग करने का, मिसकी विघटन करने का है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं संसद के एक सदन या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति है। मिसकी एक सदन में भी जाकर ये अभिभाषण कर सकते हैं कोई एक सदन, और या सम्मिलित सदन जो बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अध्यक्षता भले लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, लेकिन जो संयुक्त सदन आपको बुलाया जाता है संयुक्त रूप से, ये आपको राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसमें अभिभाषण भी कर सकते हैं, इनको शक्ति है। लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, लोकसभा के जो प्रत्येक साधारण निर्वाचन होता है, जैसे अभी 17वीं लोकसभा के चुनाव हुआ था, ठीक, पिछले साल, प्रथम सत्र के प्रारंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रत्येक वर्ष के भी प्रथम सत्र के प्रारंभ में, और जो अगर आता है चुनकर जो प्रथम बार लोकसभा, उसके प्रारंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति इनको है। ठीक, तो ये अभिभाषण करते हैं शुरू में ही, ये शक्ति इनको पास है। ठीक, संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। तो अगर मान लीजिए संसद लोकसभा पारित करता है, फिर राज्यसभा पारित करता है, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति साइन करते हैं, तभी वो कानून बनता है। संसद के निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आपको आवश्यक है। अगर ये जो विधेयक है जो नीचे दिया हुआ है, इसे पेश करने के लिए संसद में इनके पूर्व अनुमति चाहिए। कौन? तो नए राज्यों का निर्माण अगर करना हो और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संबंधी कोई विधेयक हो, तो सबसे पहले इनको क्या चाहिए? राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। धन विधेयक कोई हो तो सबसे पहले राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, ये रहिएगा, याद रखिएगा। ठीक, तो ये आर्टिकल 110 में धन विधेयक दिया हुआ है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे आएगा, ये लगा लीजिएगा। संचित निधि से व्यय करने वाले जो विधेयक है उससे पहले आपको चाहिए कि राष्ट्रपति की सहमति। ऐसा कराधान पर जिसमें राज्य के हित जुड़े हो, प्रभाव डालने वाले विधेयक पर भी आपको राज्य की सहमति चाहिए, जिस पर राज्य के हित जुड़े हो। ठीक है, राज्यों के बीच व्यापार और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक पर, अगर राज्य के बीच व्यापार और समागम होना है उस पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक पर भी आपको राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति हो, इसकी कोई साधारण विधेयक, देखिए साधारण विधेयक पर ही यहाँ पर देखिए ध्यान से रहिएगा, न कि संविधान संशोधन विधेयक न धन विधेयक। ठीक, साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, और ये आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई लगा लीजिएगा। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, नोट, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं, ये भी ध्यान में रखिएगा। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, संसद में सदस्य मनोनयन करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, एंग्लो इंडियन, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। आर्टिकल 331 में इसका वर्णन दिया है, 2 लोगों को नामित करता है। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव और दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है या नामजद कर सकता है। ठीक, ये याद रखिएगा। कौन कौन? तो पत्रकारिता, विज्ञान, साहित्य, कला, सामाजिक कार्यों में जो आपको व्यक्ति लगे हुए हैं, वैसे 12 व्यक्तियों को ये मनोनीत कर सकता है। ये आर्टिकल 80 के 3 में दिया है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, कौन आर्टिकल के तहत? बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है, यह आर्टिकल 123 के तहत दिया गया है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के स्थगन के समय यहाँ पर देखिएगा, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होगा। जैसे संसद का कोई अधिनियम होता है उसका उतना ही प्रभाव होगा। सैन्य शक्तियाँ में इनका क्या है? तो सैन्य बलों के सर्वोच्च आपको राष्ट्रपति में निहित होती है शक्ति। ये आपको बिहार जो ESI का भी एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा था कि सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, इसकी सर्वोच्च जो आपको शक्ति होती है तीनों सेनाओं की किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में सन्निहित होती है, क्योंकि इसका प्रयोग जो होता है ये विधि के द्वारा ही किया जाता है, विधि के नियम द्वारा होता है। ठीक, राजनीतिक शक्ति में इनको क्या क्या प्राप्त है? राजनीतिक शक्ति में है कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संधि या समझौता दूसरे देशों से कोई राष्ट्रपति के नाम पर। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति भी करता है और भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी करता है। यहाँ पर देखिए भारत में आपको विदेशी जो राजपूत है उनको, जो विदेशी राजदूत है जो भारत में है उनको आपको भी अनुमोदन करता है, और आपको जो यहाँ के राजदूत विदेश में जाएंगे वहाँ पर आपको यहाँ से राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त कर भेजा जाता है। क्षमादान की शक्ति, देखिए क्षमादान की शक्ति यहाँ पर है।
क्षमादान की, ये आपका लास्ट है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त, यहाँ पर देखिए, संघ वित्त आयोग के सिफारिश, नियंत्रण लेखा महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखता है। तो किसका किसका था? सबसे पहले जो वित्त आयोग के आपको कोई सिफारिश होगा संसद के पटल पर रखेगा, फिर आपको कैग, नियंत्रक महालेखक परीक्षक जिसे बोला जाता है, उसका कोई प्रतिवेदन होगा तो वो आपको संसद के पटल पर ले जाकर रखेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय जनजाति आयोग के कोई प्रतिवेदन है तो वो भी संसद के पटल पर रखवाया जाता है, इसके राष्ट्रपति द्वारा रखवाया जाता है, खुद जाकर नहीं रखता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति बने हुए थे, ये याद रखिएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। तो 2 बार ये उपराष्ट्रपति रहे थे, 1 बार राष्ट्रपति रहे थे। केवल बीपी गिरी निर्वाचन के समय दूसरे चक्र मतगणना करनी पड़ी थी। जो बीपी गिरी के निर्वाचन हो रहा था राष्ट्रपति के लिए, इनके दूसरे चक्र के लिए मतगणना करनी पड़ी थी, ये भी याद रखिएगा। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल है। प्रतिभा सिंह पाटिल है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, और भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल जो है ये आपको साफ साफ दिया है उनका, ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ से मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति याद रखिएगा प्रतिभा सिंह पाटिल दे सकता है, और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये भी याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान लिया भी गया है वो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से की जा सकती है, और यहीं से लिया भी गया है, तो यूएसए आप लगा लीजिएगा। ठीक, 59 के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि राज्यसभा की बैठक की सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की जो बैठक होता है उनकी जो सभापतित्व करता है ये कौन करता है? तो ये आपको उपराष्ट्रपति करते हैं, तो उपराष्ट्रपति यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि राज्यसभा के सभापति को ही उपराष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 60 के आंसर भी हो जाएगा। वेंकैया नायडू अभी क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। अब चलिए झट से मैं इसका उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। ठीक, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण है, यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका के संविधान से ग्रहण है उपराष्ट्रपति के संबंधित प्रावधान, ये याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी देखिए आर्टिकल 64 और आर्टिकल 79 में दिया हुआ है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यहाँ पर डायरेक्ट देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये आपको राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है, वैसे ही उपराष्ट्रपति को भी निर्णायक मत देने का अधिकार है। योग्यता देखिए, कोई भी उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? तो ये वो भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए उनको, ये आपको योग्यता चाहिए। राज्यसभा के सदस्य, यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति के लिए क्या है? तो राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य यहाँ पर याद रखिएगा, निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लाभ पर पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देखिए मैं काफ़ी स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप वीडियो स्लो कर सकते हैं। ठीक, और मैं इसलिए स्पीड में बोल रहा हूं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है और आपको भी देखने में बोरिंग लगेगा, लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे आपको डायरेक्ट फायदा होगा हर एग्जाम में। वह संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधान मंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया। मान लीजिए कि कोई सदन में सदस्य हो और वो उपराष्ट्रपति बन जाता है तो उस सदन का सदस्यता वो खुद ही खत्म हो जाता है। ठीक, ये याद रखिए। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या तो उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। या तो राष्ट्रपति के समक्ष ये शपथ लेंगे या उसके द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया उसके समक्ष शपथ रहते हैं उपराष्ट्रपति। यहाँ पर देखिए, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति काम करते हैं राष्ट्रपति की हैसियत से, यह दिया हुआ है। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम 6 अवधि है कि मात्र उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में मात्र 6 महीने तक काम कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर वैसे भी चुनाव करा लेना राष्ट्रपति का अनिवार्य है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के मिलने वाले वेतन और सुविधाएं आपको उपभोग में मिलती है जो उपराष्ट्रपति को मिलती है। अगर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो जो राष्ट्रपति को उपभोग और सुविधाएं मिलती थी वो उपराष्ट्रपति को भी उस समय मिलने लगेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से अब लगाइए। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी वर्ष होती है? आराम से क्वेश्चन लगाइए। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल या राष्ट्रपति के कार्यकाल दोनों की अवधि सेम होती है, इसकी कितना होता है? 5 वर्ष होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो 62 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे ये आपको बताना है। तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे ये थे आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, तो डॉक्टर ए राधाकृष्णन थे जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 64 है कि भारतीय संविधान में
किस भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 है, लगाइए। तो ये है संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में है, और संविधान के भाग 9A में जो है ये नगर पालिका संबंधी प्रावधान है, ठीक। तो 64 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख सम्मिलित है? तो संविधान के किस भाग में मूल अधिकार, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये संविधान के भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मैंने आपको बताया पीछे, और सभी मूल अधिकार के बारे में बताया था। आराम से क्वेश्चन कर लेना है। आगे क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है, ये आपको याद रखिएगा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1985 में, और ये जो है दल बदलू कानून से संबंधित है, ठीक। उस समय राजीव गांधी का राज था, उन्हीं के समय ये लाया गया था कानून, तो ये दल बदलू कानून से संबंधित है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में किसने छोड़ा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा जो प्रभाव छोड़ा गया है, ये किस अधिनियम के द्वारा छोड़ा गया है? तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसका छोड़ा गया है। तो ये याद रखिएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 68। देखिए यहाँ से कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, जो भारत की संसदीय प्रणाली है, या भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड, और ये ब्रिटेन से लिया गया है। 68 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए कि 69 क्या है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होता है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपको बताना है, और थोड़ा मैं नोट्स भी करा दूंगा, इसके आपको कर लेना होगा। तो ये जो होता है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? तो लोकसभा, जिसे निम्न सदन बोला जाता है, ठीक। तो 69 के आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद झट से मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होती है, ठीक। जिसके प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिपरिषद में भी प्रधानमंत्री आता है, ठीक। और ये क्या करता है? तो राष्ट्रपति को सलाह देता है कार्य निष्पादन के लिए। अब यहाँ पर देखिए संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा, ठीक। अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उसके बाद प्रधानमंत्री जिसको बोलेगा कि इसको डिफेंस मिनिस्टर बना दो, इसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, तो फिर वैसे आपको राष्ट्रपति नियुक्ति करते जाते हैं। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ठीक। किसी सदन का सदस्य हो, ये तो होना ही चाहिए। यदि व्यक्ति मंत्री बनने के समय संसद के सदस्य नहीं हो, तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना होता है, अनिवार्य है, नहीं तो उसका अपना पद छोड़ना पड़ता है। इसकी मान लीजिए कोई संसद का सदस्य नहीं भी है, तो वो मंत्री बन सकता है मैक्सिमम 6 महीने के। 6 महीने के अंदर उसे कोई भी आपको सदस्यता लेनी पड़ती है सदन का, याद ही रखिएगा। यहाँ पर देखिए पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। तो राष्ट्रपति के सामने पद और अपनी गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है, प्रधानमंत्री को भी और उनके मंत्रिपरिषद को भी। सभी मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री को निःशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधाएं मिलती है, ये तो आप जानते ही होंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ये लगा लीजिएगा। यदि लोकसभा किस एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित कर देता है किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी, तो अथवा उस विभाग के संबंधित विधेयक को रद्द कर दे, तो समस्त मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता है? तो त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर एक मंत्रिमंडल भी विश्वास पत्र खो देता है, तो समस्त मंत्रिमंडल समझिए कि विश्वास पत्र खो देता है, तो उसे आपको क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना है पड़ता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री होता है, जो कि सब सुपर आपको पावर इसके पास होती है, फिर राज्य मंत्री होता है, और फिर उप मंत्री होता है, ठीक। तो ये आपको सबसे ऊपर कैबिनेट, फिर इसके नीचे काम करते हैं सहायक रूप में आपको राज्य मंत्री, और फिर इसके नीचे उप मंत्री होते हैं, ठीक। कैबिनेट मंत्री जो होता है ये विभाग का अध्यक्ष होता है, कोई भी विभाग जो दिया जाता है उसका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर क्या बोला जाता है? मंत्रिमंडल बोला जाता है, याद रखिएगा। और मंत्रिपरिषद में सभी आ जाएंगे, ठीक। तो ये प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री अगर मिलाया जाता है तो मंत्रिमंडल बनता है, ठीक। ये याद रखिएगा। और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सभी आ जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री सलाह देता है तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने हैं, जो राज्यसभा के सदस्य थे वो प्रधानमंत्री बने थे। जैसे इंदिरा गांधी बनी थी, एच.डी. देवगौड़ा बने थे, आई.जी. गुजराल बने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे। ये जो भी प्रधानमंत्री बने थे ये राज्यसभा के सदस्य होकर बने थे, ठीक। 3 प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी, ये प्रधानमंत्री आपको ये थी। मृत्यु उनके पदावधि के दौरान ही, जब तक वो प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु हुआ था पदावधि के दौरान ही, ठीक, जब वो प्रधानमंत्री थे। तो ये कौन कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो हुआ था ये 11 जनवरी 1966 को हुआ था, भारत से बाहर तस्कंद में। ये ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि भारत से बाहर इनकी मृत्यु हुआ था, तस्कंद में। मोरारजी देसाई जो थे सबसे अधिक उम्र के, और राजीव गांधी जो थे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। गुलजारी लाल नंदा जो बने थे ये 1964 से 9 जून 1964 तक, 11 जनवरी 1966 से जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने थे। भारत के प्रथम
उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और गृह मंत्री भी यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में जो पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी, ये आपको इंदिरा गांधी बनी थी। ये भी याद रखिएगा, जो राज्यसभा के सदस्य बनी थी, राज्यसभा की सदस्यता से ये बनी थी। ठीक, ये पूछ सकता है ऐसे भी क्वेश्चन कि पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो किससे थी, तो राज्यसभा के सदस्य थी। ये याद रखिएगा। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कि कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं। चौधरी चरण सिंह जो थे, ये किसान नेता थे, ये कभी लोकसभा में आपको उपस्थित नहीं हुए थे और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, विश्वास मत जो नहीं मिला था इनको, ये बीपी सिंह थे, जिसे बोला जाता है जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ये विश्वास मत जो प्राप्त करने में असफल हुए थे। ठीक, एक कार्यकाल में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। यहाँ पर देखिए, जो सबसे कम समय तक, माफ कीजिएगा, सबसे कम समय तक, सबसे लंबे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक जो प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, मात्र 13 दिन तक ये रहे थे। कैबिनेट मंत्री में देखिए, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का है, जो कि लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे थे। सबसे लंबी अवधि तक ही एक विभाग कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय जो राजकुमारी अमृता कौर थी, एक ही विभाग संभालने वाली सबसे लंबी तो केंद्रीय जो मंत्री थी, ये राजकुमारी अमृता कौर थी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बना लेना है। अब चलते हैं, जट से क्वेश्चन मैं आपको बताते चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, ये कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये जो थे, ये थे आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे, ये थे आपको डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई, ये लगा लीजिएगा, वित्त मंत्री जो आपको वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 71 के भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन बने थे। जो भारत की स्वतंत्रता मिली थी उसके पास जो बाद जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था, उसमें कानून मंत्री जो बने थे, ये आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे, जो कि आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे, अध्यक्षता इन्होंने ही किया था, तो ये अध्यक्ष भी थे। ठीक, तो ये 71 के आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। तो गृह मंत्री या प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य किए थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 के संघीय मंत्री परिषद पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था। संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला जो मंत्री बना था, ये कौन था, तो ये जो थे, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी त्याग किए थे। ये हिंदू जो कोड बिल आया था ना, मैरिज वाला, उसी के विरुद्ध में ये किए थे। तो 73 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि मंत्री परिषद में वीरता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम। तो मंत्रियों का सही क्रम जो वीरता की दृष्टि से है, ठीक, ये जो आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद राज्य मंत्री और फिर उसके बाद उप मंत्री। ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो मंत्रिपरिषद के कोई भी सदस्य हैं, उनकी गोपनीयता के जो सदस्य की सदस्यता की आपको दिलाई जाती है, गोपनीयता की शपथ, ये आपको राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक, 75 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये आपको आर्टिकल 75 में वर्णित है। आर्टिकल 75 में तो नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के कौन, राष्ट्रपति। ये याद रखिएगा, 76 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों की कम से कम कितना उम्र होनी चाहिए। तो ये आपको 25 वर्ष, क्योंकि मान लीजिए कि आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 वर्ष, क्योंकि मान लीजिए कि लोकसभा के सदस्य हैं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो कम से कम तो 25 वर्ष लोकसभा के लिए चाहिए। तो यहाँ पर लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष चाहिए होता है और आपको राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए होता है। ठीक, सदस्य बनने के लिए। तो लोकसभा से अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो कम से कम 25 वर्ष हो जाएगा। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहे। तो प्रधानमंत्री पद पर सबसे ज्यादा समय तक कौन आसीन रहे थे, ये आपको बताना है। ठीक, तो 78 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री थे। ठीक, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा है। तो प्रधानमंत्री के पद पर सबसे, आपको यहाँ पर देखिए, किसी एक कार्यकाल लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था, ये आपको बताना है। तो ये जो थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए बने थे, जो ये मैंने ऊपर कराया आपको। 79 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, ये बने थे मोरारजी देसाई। 1977 में जब इंदिरा गांधी आपातकाल लागू की थी 1975 से 70 में, तो उसके बाद ये बने थे। तो ये मोरारजी देसाई बने थे, जो गैर कांग्रेसी बने थे, और सबसे उम्र भी इनका ज्यादा था। ठीक, तो ये 80 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पर कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। बहुत महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है। भारत सरकार के जो प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये भारत के महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये याद रखिए। आगे चलते हैं, भारत के महान्यायवादी। देखिए, भारत के जो महान्यायवादी है, ये आर्टिकल 76 में इनका वर्णन दिया हुआ है, और ये छोटा सा नोट से 2 मिनट का मैं आपको करा देता हूँ। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। जो प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये याद रखिएगा, सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है, न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन अथवा
उनकी समिति में बोल सकता है, किंतु उनमें मत देने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 88 में ये वर्णन है, ठीक है, कि महान्यायवादी सदस्य नहीं होता है, लोकसभा राज्यसभा किसी का भी नहीं। लेकिन अगर कोई समिति बनाया जाता है या लोकसभा राज्यसभा में भी बोल भी सकता है, ठीक है, आपको उपस्थित भी हो सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है, ठीक। ये महान्यायवादी को शक्ति प्रदान किया गया है आर्टिकल 88 के तहत, ये याद रखिएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति, ठीक। वह उसके प्रसाद पद पर ध्यान करता है, ठीक। तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और हटा भी राष्ट्रपति ही सकते हैं, क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है इसकी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए अर्हताएं होनी चाहिए, ठीक। तो जो महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए, ठीक। महान्यायवादी को भारत के राज क्षेत्र के अंदर, देखिए, भारत के राज क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट दे सकता है कि किसे सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत के महान्यायवादी को। महान्यायवादी की सहायता देने के लिए एक सोलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल भी नियुक्त किया जाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक सोलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा, महान्यायवादी को आपको सहायता या सुविधा देने के लिए। 82 नंबर है कि भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये याद रखिएगा। 82 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद के सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है, संसद में बोल सकता है, उपस्थित हो सकता है, लेकिन वो संसद का सदस्य नहीं है? यह हो जाता है भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, ठीक। 83 के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर देख लीजिए कि भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, प्रथम विधि अधिकारी या प्रमुख विधि अधिकारी पूछ सकता है। तो ये जो होता है, ये होता है आपको भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। डी हो जाएगा, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो जो कानून विषय है, कानूनी विषय पर वो राज्य सरकार, यहाँ पर देखिए, ध्यान से क्वेश्चन पूछे, देखिएगा, ये जो राज्य सरकार को देते हैं तो राज्य में अलग अलग क्या होते हैं? तो एडवोकेट जनरल होते हैं। कौन होते हैं? तो अभी एडवोकेट जनरल होते हैं। तो 85 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाता है, जो राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। तो 85 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, देखिए आ गया क्वेश्चन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, ये आपको बताना है। तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है, ये जो होता है, ये हो जाता है आपको एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। अब एडवोकेट जनरल होता क्या है? जो राज्य के महाधिवक्ता बोला जाता है, राज्य के महाधिवक्ता इन्हें कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए महाधिवक्ता के बारे में, राज्य के, थोड़ा से 1 मिनट का नोट से मात्र। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति, देखिए ये कौन नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। वह राज्य का क्या होता है? सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, महाधिवक्ता। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, जिसे उच्च न्यायालय के, और यही अगर महान्यायवादी होता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की आपको योग्यता होनी चाहिए। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। महान्यायवादी होता है देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, ठीक, ये याद रखिएगा। और जो अगर राज्य के पूछे तो महाधिवक्ता हो जाएगा। वो अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। कौन? महाधिवक्ता। यहाँ पर याद रखिएगा, राज्यपाल चाहे तो इन्हें कभी भी हटा सकता है, और यहाँ पर याद रखिएगा। आगे चलते, महाधिवक्ता के कार्य क्या होता है, ये आपको भी जानना जरूरी है। महाधिवक्ता के कार्य क्या होता है? तो बहुत साधारण कार्य होता है इनका, ठीक, मतलब महत्वपूर्ण कार्य होता है। राज्य सरकार के विधि संबंधी ऐसे विषयों को सलाह देना जो राष्ट्रपति सौंपे, तो राज्य सरकार को ये आपको सलाह देते हैं। विधिक रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों, ठीक। यहाँ पर देखिए, अगर राज्यपाल कोई सौंपता है तो वो कार्य करते हैं। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई करने का अधिकार है, ठीक। किसी न्यायालय के समक्ष आपको राज्य के अंतर्गत, किसी भी राज्य के अंतर्गत, ठीक, उसी राज्य के एडवोकेट जनरल द्वारा। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए अधिकृत हो में बिना मताधिकार के बोलने और भाग लेने का अधिकार है। तो जैसे कि एडवोकेट जनरल जो है, ये राज्य में किसी भी सदन में, राज्य में मान लीजिए लोक आपको विधानसभा विधान परिषद दोनों है, राज्य के विधानमंडल का पार्ट विधानसभा विधान परिषद दोनों होता है, तो उसमें ये जाकर जो है बोल सकता है और भाग भी ले सकता है, लेकिन आपको इसमें मत नहीं दे सकता है। जैसे कि आपको महाधिवक्ता भी होता है, जो मैंने आपको बताया था, जो आपको अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, महाधिवक्ता के जैसे ही उनका भी कार्य है, लेकिन वो केंद्र स्तर पर कार्य करते हैं, जो अटॉर्नी जनरल है महान्यायवादी, और जो महाधिवक्ता होते हैं वो राज्य स्तर पर वही कार्य करते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा, सभी ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन अगला देखिए कि मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति करता है, ये कौन करता है, ये आपको बताना है। तो ये करते हैं राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक। CBC 87 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया, सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है, ठीक, ये आपको बताना है। तो भारत सरकार का जो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी, यहाँ पर देखिए शासकीय, ठीक, ये जो होता है भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होता है, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। 88 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन
89 देखते हैं। क्वेश्चन 89 है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें है? तो केंद्र सरकार को जो व्यय है, जो पैसा वैसा है, ये नियंत्रित करने की शक्ति किसमें है, ये आपको बताना है। तो ये है आपको नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। ठीक, ये याद रखिएगा, कैग जिसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए यहाँ पर कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो जो कैग के सदस्य होते हैं या जो उसके अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? जो कैग का यहाँ पर ये राष्ट्रपति ही करते हैं, ये याद रखिएगा, कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक, 90 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है कि कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के सेवानिवृत्त होते हैं। मीन्स की कैग के जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये कैसे, कितने उम्र तक रहते हैं अपने पद पर और कब सेवानिवृत्त होते हैं, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो ये तो 6 वर्ष काम कर सकते हैं अधिकतम, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है उससे आपको ये हो जाते हैं, ठीक, पूर्ण होने पर। तो ये 91 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले पारित किया गया था 1773 में। ठीक, रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को और उसके अनुसार ही शासन चलाने के लिए भारत में। 92 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए कि मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? जो मार्लो मिंटो सुधार आया था इसका उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली और फुट डालो और शासनकारों का ये आपको उद्देश्य आया था 1909 में सबसे पहले। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 है कि मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? वही क्वेश्चन आ गया। तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन, मार्लो मिंटो इतिहास में भी पूछा जा सकता है, संविधान और शासन में भी। तो ये आपको 1909 में हुआ था। ठीक, पारित हुआ था। 1905 में जो हुआ था ये बंगाल के विभाजन हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मैं जब इतिहास का क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सभी मैं आपको करा दूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए कि 1995 है, यहाँ पर देखिए कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? ये देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कराया था और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस बार आ गया था दरोगा के, आपको क्वेश्चन आ गया था दरोगा मुख्य परीक्षा में भी आ गया था ये, कि इसका कौन से सदस्य नहीं थे जो मंत्रिमंडल आया था। ठीक है, जो आपको 3 जो मंत्री थे इसमें से कौन से 3 मंत्रियों में से गठित की गई थी जो इनका सदस्य नहीं थे? ये कौन नहीं थे? तो ये लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और सर स्टफोर्ड क्रिप्स थे, लेकिन लॉर्ड एमरी नहीं थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर डाला गया था, यहाँ पर डी इसका आंसर हो जाएगा, ये इसके सदस्य नहीं थे। ठीक, कैबिनेट मिशन के। ठीक, तो आपको 95 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना है ये किस नाम से जानी जाती है? तो ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक, 96 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर देखिए कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। तो संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास जो भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा किया गया था अंग्रेजों के राज्य में? तो ये किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक, 1935, तो 97 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा ने समय लगाया था ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक, तो ये याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक, 98 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम अधिवेशन हुआ था आपको 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और उसके अध्यक्षता अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, अस्थायी तौर पर। ठीक, तो ये अस्थायी अगर पूछता है अध्यक्षता किसने किया था तब पर भी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, और प्रथम दिन का पूछता है तब पर भी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। और उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पर संविधान सभा की अध्यक्षता करनी पड़ी थी। ठीक, मीन्स की चुन लिया गया था इनको। तो 99 के आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ये पूछ रहा है, तो ये आपको सबसे पहला दिन तो ये डी हो जाएगा। ठीक, ये दोनों लोग राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों बिहार से ही थे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि भारत संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए मैंने लास्ट में ये डाल दिया है। ये जो है कि भारत संविधान स्पष्टता तक किसी को बात को नहीं बताता कि प्रेस की आजादी है, लेकिन यह व्यवस्था करता है। किस आर्टिकल के तहत व्यवस्था करता है? तो यह अनुच्छेद 1 के अ में है, अनुच्छेद फर्स्ट, आपको जो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए में। ठीक, या अ भी इसे बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 19 के फर्स्ट के अ में आपको मिलेगा। ठीक, तो 100 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, ये आपको संविधान का मैंने आपको पहला पार्ट दे चुका था, ये संविधान का सेकेंड पार्ट भी आपको मिल गया, और संविधान का 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मैंने पूरा थ्योरी आपको खत्म करा दिया। अब आपका ज्योग्राफी का बारी है, और आपको सामान्य हिंदी का जो 20 क्वेश्चन आता है उसका मास्टर वीडियो भी आज इवनिंग तक अपलोड हो जाएगा, उससे भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर जल्दीबाजी में कहीं कोई त्रुटि हो गया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में आप सुधार सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।